स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। आज जो कहानी आप सुने जा रहे हैं दूर हिमालय की तलहटी में बसा एक रहस्यमय गांव मौनपुर। यहाँ बरसों से एक नियम चला आ रहा है। सूरज ढलने से पहले हर दरवाजा बंद, हर दीपक बुझा और हर आईना ढंका हुआ होना चाहिए। कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि जिसने भी किया वो अगली सुबह कभी नहीं दिखा। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। ट्रेन की सीटी ने सन्नाटे को चीरते हुए आखिरी बार लंबा सुर लगाया और धड़धड़ाते हुए स्टेशन छोड़ दिया। प्लेटफॉर्म पर अब सिर्फ एक लड़की खड़ी थी, नयना। उसके हाथ में एक भारी बैग था, आंखों में थकान और माथे पर हल्का सा उलझन भरा सवाल, क्या मैं सही जगह आई हूं? दिल्ली की भीड़-भाड़ और तेज रफ्तार जिंदगी से दूर ये गांव जैसे वक्त की गिरफ्त से बाहर था। स्टेशन पर लगी टूटी घड़ी पिछले कई सालों से 3:15 पर ही अटकी थी और चारों ओर फैला हुआ कोहरा ऐसा लगता था मानो किसी ने गांव को जानबूझकर दुनिया से छुपा दिया हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी, सड़े पत्ते और कुछ ऐसा जिसे नयना पहचान नहीं पा रही थी। उसे यहाँ भेजा गया था अपने दादा की आखिरी इच्छा पूरी करने, वो दादा जिनसे वो कभी मिली तक नहीं थी। वसीयत में लिखा था, मेरी मौत के बाद मेरी पोती नयना मौनपुर आए और हवेली की चाबी खुद संभाले। बस, न कोई स्पष्टीकरण, न कोई सवाल जवाब। माँ ने भी बात टाल दी थी, जैसे किसी ऐसे भूतपूर्व अध्याय की बात हो जिसे दोबारा खोलना मना हो। टैक्सी वाले ने स्टेशन से गांव तक लाने से मना कर दिया था। कहा, मैडम, सूरज ढलने से पहले गांव पार कर लीजिए। शाम होते ही मौनपुर बंद हो जाता है। गांव की पगडंडी से चलते हुए जब नयना पहली बार मौनपुर की सीमा पर पहुंची तो उसने देखा चारों ओर के पेड़ मानो रास्ता रोक रहे हों। हवा एक अजीब धीमी फुसफुसाहट लिए चल रही थी और कुछ दूर पर एक पुरानी हवेली की धुंधली झलक मिल रही थी। गांव के घर छोटे थे, लकड़ी और मिट्टी के बने, पर हर खिड़की लोहे की छड़ों से जड़ी हुई थी। कुछ दरवाजों के ऊपर नींबू मिर्च और लाल धागे लटक रहे थे, जैसे किसी दैवीय शक्ति को दूर रखने की कोशिश की गई हो। एक बुजुर्ग महिला जो सर पर सफेद कपड़ा बांधे हुए सामने आई, उसने नयना को सिर से पांव तक देखा और धीरे से बोली, तू आ ही गई। अब जो होना है वो होकर रहेगा। संभल जा बेटी, इस गांव में तेरा स्वागत सिर्फ जिंदा लोग नहीं करेंगे। नयना कुछ समझ पाती उससे पहले ही गांव की घंटी बजी। धुन धीमी थी पर लय में डर समाया था। कुछ दूर कहीं किसी ने आईना ढंका, किसी ने दरवाजा बंद किया और किसी बच्चे की आवाज आई, रात आ रही है, पिशाचिनी जागेगी। नयना गांव के बीचों बीच खड़ी थी, पर वहां कोई नहीं था। सभी दरवाजे बंद, खिड़कियां ढकी हुई और गलियां एकदम सुनसान। हवा में एक सन्नाटा था जो सीधा दिल में उतरता चला जा रहा था। पगडंडी पर चलते चलते वह उस विशाल हवेली के सामने आ पहुंची जिसका नाम था चंद्रकोट हवेली। नाम का कोई बोर्ड नहीं था, लेकिन लोहे के फाटक पर जंग खाए अक्षरों में ये शब्द खुद ब खुद उभर आए जब उसने उसे छूने की कोशिश की। दरवाजा अपने आप चरमराया और धीमे से खुल गया, जैसे कोई भीतर से आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। हवेली के भीतर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में समा गई। हवा की गंध अब और भी तीखी थी। पुराने फर्नीचर, जले हुए दीपक और कुछ ऐसा जैसे किसी ने बरसों से खून में भीगी मिट्टी छुपा रखी हो। नयना ने चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवारों पर जाले लटके थे, छत की लकड़ियां सीलन से काली पड़ चुकी थीं और फर्श जगह जगह ढंसा हुआ था। पर इन सब के बीच एक चीज एकदम साफ सुथरी थी। सीढ़ियों के पास रखा एक पुराना शीशा जो बिल्कुल नया चमक रहा था। उसने उस आईने में झांका, पर हैरानी की बात यह थी कि उसका प्रतिबिंब थोड़ी देर के लिए दिखा ही नहीं। कुछ क्षणों बाद ही चेहरा उभरा, लेकिन उसकी आंखें काली दिख रही थीं। नयना पीछे हट गई। उसने समझा शायद थकान की वजह से भ्रम हो रहा है, लेकिन मन में कुछ चुभा था। तभी सीढ़ियों से ऊपर किसी के चलने की धीमी आवाज आई, धप धप धप। वो रुकी। हवेली में कोई और था? दादा, उसने धीमे से पुकारा, पर उत्तर में सिर्फ सन्नाटा मिला। फिर एक धीमी सरसराहट। ऐसा लगा जैसे कोई या कुछ उसके पीछे से गुजर गया हो। नयना ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान उभरे हुए थे जो हवेली के अंदर की ओर जा रहे थे।
उसने धीमे कदमों से उन पैरों के निशानों का पीछा किया। वे उसे हवेली के एक छोटे कमरे तक ले गए, जहां एक लकड़ी की मेज पर एक पुराना बक्सा रखा था। बक्सा जो खुद ब खुद खुला पड़ा था। उसके भीतर एक लाल रंग की मखमली डायरी थी। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, रक्त से बंधा सत्य, केवल वारिस के लिए। नयना ने जैसे ही डायरी को छुआ, हवेली की दीवारें अचानक कराहने लगीं। पीछे का दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया और हवा में एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजने लगी। वो लौट रही है, पिशाचिनी जाग रही है। नयना के हाथों में जैसे ही वह मखमली लाल डायरी आई, उसकी उंगलियों में एक चुभन सी महसूस हुई, जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। और फिर एक बूंद खून उसकी अंगुली से डायरी के पन्ने पर टपक गई। उसी क्षण डायरी के सुनहरे अक्षर धुंधले होने लगे और उनमें से कुछ शब्द अपने आप उभरने लगे, जैसे वो उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस रक्त से ताला खुला है, उसी रक्त में सच लिखा जाएगा। नयना के गले से घुटी हुई सी आवाज निकली। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसकी नजरें अब उस डायरी के पहले पन्ने पर अटक गई थीं। वहां एक तारीख लिखी थी, 11 नवंबर 1841, और नीचे एक नाम, चंद्रप्रभा। फिर लिखा था, मैं चंद्रप्रभा हूं, इस हवेली की आखिरी जीवित वारिस और पहली रक्त पिशाचिनी। मेरी आत्मा को चैन नहीं, क्योंकि मेरा खून अभी भी इस वंश में बह रहा है। नयना की सांसें तेज हो गईं, उसके हाथ कांपने लगे। उसके भीतर कुछ हिलने लगा था, कोई पुरानी दबी हुई पहचान जैसे जाग रही हो। उसने घबराकर डायरी बंद की और पीछे हटकर दीवार का सहारा लिया। तभी हवा में अचानक एक तेज झोंका उठा और हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। हर कमरे से एक फुसफुसाती सी आवाज गूंज रही थी, रक्त आया है, वारिस लौट आई है। उसी वक्त नयना की नाक में कुछ गंध आई, लोहे जैसी, भारी और मीठी खून की गंध। और तभी उसके पेट में अजीब सी हूक उठी, जैसे किसी ने भीतर से उसे निचोड़ दिया हो। गले में प्यास लगी, पर पानी नहीं, कुछ और चाहिए था, कुछ गाढ़ा, गरम और लाल। वो खुद को रोकना चाहती थी, पर कदम अनजाने ही हवेली के तहखाने की ओर बढ़ने लगे। सीढ़ियां पत्थर की थीं, ठंडी और नमी से भीगी हुई। नीचे अंधेरा गहरा होता जा रहा था, पर उसकी आंखें अब उस अंधेरे में साफ देखने लगी थीं। तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर कोई बैठा था। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी, बाल सफ़ेद और बदन जर्जर। वो कोई बूढ़ा आदमी था, शायद नौकर, शायद हवेली का रखवाला। जैसे ही उसने नयना की आहट सुनी, वो उठने लगा, पर उससे पहले ही कुछ हुआ। नयना की आंखें काली होने लगीं, नाखून लंबे और नुकीले हो गए और होंठों से 2 छोटी नुकीली दांतें बाहर निकल आईं। और फिर झर्राक, एक ही झटके में वो उसके गले पर झपटी। खून की पहली बूंद जब नयना की जबान पर गिरी, उसकी आंखों में एक तेज लाल चमक उभर आई। वो जानती थी अब कुछ बदल गया है। तहखाने की दीवारों से टकराकर खून की गंध पूरे हवेली में फैल गई थी। वो बूढ़ा आदमी अब कुर्सी पर निढाल पड़ा था। उसकी गर्दन से रिश्ता ताज़ा गर्म खून पत्थर के फर्श पर धीरे धीरे लकीर की तरह बह रहा था। और नयना अब कोई साधारण लड़की नहीं रही थी। उसकी आंखें अब लाल थीं, होंठों पर खून की परत जमी हुई थी और भीतर कहीं गहरे कोई पुरानी भूखी नींद से जाग रही थी। उसके भीतर कुछ बुदबुदाया, अब तू तैयार है, चंद्रप्रभा की वंशज। नयना कांप उठी। वो जो कर चुकी थी, उसके बारे में सोचकर ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, या शायद अब धड़कन नहीं रही थी। उसने अपना सीना छूकर देखा, कुछ नहीं, शांति, सन्नाटा और अजीब सी ठंडक। क्या वो अब जीवित भी थी, या वो उस समय मर गई जब उसने पहली बार खून छका था? तभी दीवार की दरारों में से एक आवाज निकली, धीमी, गहरी और रहस्यमयी। तू मेरी संतति है नयना, तेरी नसों में वही अभिशप्त रक्त बह रहा है जो 100 साल पहले मेरी आत्मा को इस हवेली में बांध गया था। तू मेरी मुक्ति है और मैं तेरी शक्ति। नयना ने थरथराती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उसके चारों ओर दीवारें धुंधली पड़ने लगीं। तहखाना घूमने लगा और उसे सामने दिखा एक युवती, सफेद वस्त्रों में, जिसकी आंखों में आग थी और माथे पर चांद जैसा निशान। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके पीछे आग की लपटों में सैकड़ों अधजले शव पड़े थे। मैं चंद्रप्रभा, इस हवेली की रानी।
और प्रथम रक्त पिशाचिनी। मुझे जलाया गया था मरे हुए बच्चों के खून के इल्जाम में, पर मैं निर्दोष थी। मुझे जो अभिशाप मिला वही अब तेरी नसों में पल रहा है। तू मेरी वारिस है, तू अधूरी कहानी है जिसे अब पूरा करना है। नयना चिल्लाई। नहीं, मैं पिशाच नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। पर उसकी चीख में अब वो कंपन नहीं था जो किसी इंसान की होती है। उसकी आवाज में गहराई थी, गूंज थी, और एक ऐसा कंपन जो किसी दूर बैठे तंत्र को हिला सकता था। तभी हवेली के ऊपरी हिस्से से घंटे की आवाज आई। टन टन टन। 12 बजे थे। अमावस्या की रात पूरी हो चुकी थी। अब हवेली की खिड़कियां टूटने लगीं, फर्श फटने लगा और छत से उल्टा लटकते साए नीचे गिरने लगे, नयना की ओर बढ़ते हुए। चंद्रप्रभा की आत्मा बोली, अब समय है जागरण का, खून का, बदले का और उस पिशाच के लौटने का जिसने मेरा जीवन छीना था। महापिशाच भृगु। हवेली की दीवारों पर खून के छींटे जैसे उभरने लगे थे, पर वे सिर्फ खून नहीं थे, वे स्मृतियां थीं। हर छींटा एक दृश्य था, एक पुरानी चीख, एक दबी हुई सिसकी। चंद्रप्रभा की आत्मा ने नयना के सामने हाथ फैलाया और फुसफुसा कर कहा, अब देख वो सत्य जो सैकड़ों वर्षों से छिपा रहा। अचानक हवेली की जमीन दरकने लगी और नयना अंधेरे में समा गई। जब उसने आंखें खोलीं, वो एक पुराने राज्य के बीच खड़ी थी, चंद्रनगर। पर यह कोई साधारण नगर नहीं था। यहाँ हर छत पर लहसुन के गुच्छे टंगे थे, मंदिरों में हर रात तंत्र मंत्र गूंजते थे और हर नवजात को जन्म लेते ही गंगा जल पिलाया जाता था, क्योंकि ये नगर पिशाचों के आतंक में जीता था। यहाँ का रक्षक था राजर्षि भानुदत्त, एक तेजस्वी, तपस्वी और परोपकारी साधु। पर उसका एक शिष्य था, तेज, सुंदर पर अत्यधिक महत्वाकांक्षी, भृगु। भृगु साधारण मानव नहीं था। उसे बचपन से ही रात्रि से मोह था, अंधकार से लगाव था और खून की गंध से आकर्षण। कहते हैं उसकी माँ को गर्भावस्था के दौरान भूतों का साया लग गया था और उसी दौरान वह उत्पन्न हुआ, आधा मानव आधा अभिशाप। राजर्षि ने उसे दीक्षा दी, पर भृगु का मन साधना में नहीं, शक्ति में लगा। वह अमृता चाहता था। उसने काली तंत्र सिद्धियों की खोज शुरू की और एक दिन रक्त सिद्धि नामक ग्रंथ उसके हाथ लगा, जो सिर्फ चंद्र ग्रहण की रात खुले। उसने उस ग्रंथ की विधि से 7 नवयुवतियों की बलि दी और अपने रक्त से तांत्रिक मंत्र लिखे। उस रात जब वो पूर्ण सिद्धि पाने ही वाला था, तभी राजर्षि ने उसे रोक लिया। उन्होंने भृगु को शाप दिया, तू पिशाच बनेगा पर कभी संतोष नहीं पाएगा। तुझे रक्त मिलेगा पर अमृता नहीं। तू अंधेरे में रहेगा पर खुद की परछाई से डरता रहेगा, और जिस कन्या के रक्त से तू सिद्धि प्राप्त करेगा वही तुझे अंत में भस्म करेगी। भृगु हंस पड़ा। फिर मैं ऐसी कन्या को ही बनाऊंगा, अपनी रक्त पिशाचिनी, जिससे मैं मुक्त भी हो जाऊं और उसे भी बांध सकूं। वही कन्या बनी थी चंद्रप्रभा, उसी चंद्रनगर की सबसे सुंदर, सबसे पवित्र कन्या। भृगु ने उसे मोह लिया, प्रेम का जाल बुना और उसे एक रात अपने साथ ले गया बलि देने के लिए। पर चंद्रप्रभा ने आत्मदाह कर लिया। वो मरी नहीं, वो बदल गई। उसकी आत्मा अर्ध पिशाचिनी बनी, हवेली में बंद रही और अब नयना के रूप में फिर से जन्मी थी। अब भृगु हवेली की गहराई में कैद था, सदियों से अपनी भूख में तड़पता हुआ, इंतजार करता हुआ उस रात का जब उसकी बनाई रक्तवधू फिर जन्म ले। और आज वो रात थी। हवेली अब शांत थी, पर वो शांति वैसी नहीं थी जैसी किसी मठ में होती है, बल्कि वैसी थी जो किसी शवगृह में पसरी होती है, जहां हवा भी बिना अनुमति के नहीं बहती। नयना तहखाने के बीचों बीच खड़ी थी, पर उसके चारों ओर सब कुछ बदला हुआ था। वो दीवारें जो कभी ईंटों से बनी थीं, अब मांस की धड़कती परतों जैसी लग रही थीं। फर्श पर हर कदम के साथ ऐसा लगता मानो कोई गीला दिल धड़क उठा हो। उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंजने लगी। कोई फुसफुसा रहा था, ना। वो चौंक पड़ी। कौन? आवाज गहराई से आई, मानो हवेली के सबसे पुराने कोने से, जहां कभी किसी ने दीप नहीं जलाया। तेरा नाम कितना मधुर है, ठीक वैसे ही जैसे तू स्वयं, चंद्रप्रभा की वंशज और मेरी अधूरी रचना। नयना के भीतर एक सिहरन दौड़ गई। हवा अचानक बोझिल हो गई। उसकी आंखों के सामने दृश्य उभरने लगे।
एक वीरान जंगल, एक तामसी यज्ञ मंडप और उसके बीच बैठा एक अत्यंत लंबा स्याह वस्त्रों में लिपटा पुरुष जिसकी आंखें गड्ढों जैसी थीं पर उनमें आग जल रही थी। भृगु, उसने धीरे धीरे मुस्कुराकर कहा, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया नयना, पर तू मेरी संतान है। मेरे शाप, मेरे मंत्रों और मेरे रक्त से उत्पन्न वो शक्ति है जो अब मुझे मुक्त कर सकती है। मैं तुझे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। नैना पीछे हट गई। मैं इंसान हूँ, मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूँ। इंसान? वो हंस पड़ा, पर वो हंसी कोई साधारण हंसी नहीं थी। वो किसी कब्र से आती खरोंच जैसी थी। तू कब की मर चुकी है। जिस दिन तूने पहला रक्त चखा था उसी दिन तेरी सांसें तेरे अधरों से छूट गई थीं। अब तुझ में वही तृष्णा है जो मेरे अंदर सदियों से जल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि तू अभी इनकार कर रही है। नैना कांप रही थी। तू मुझसे क्या चाहता है? तेरा विश्वास, तेरा समर्पण और तेरा साथ। मैं तुझे अमर बनाऊंगा नयना। दुनिया तेरे चरणों में होगी। तू उन सब का रक्त पी सकेगी जिन्होंने तुझसे कभी प्रेम का ढोंग किया, तुझे अपमानित किया, तुझे समझा कमजोर। तू और मैं मिलकर एक नया रक्त वंश शुरू करेंगे। वह जो सूर्य से नहीं डरेगा, जिसे लहसुन नहीं रोक पाएगा और जो इंसानों को नहीं देवताओं को भी खा जाएगा। उसके शब्दों में सम्मोहन था। नयना को महसूस हुआ मानो कोई उसकी नसों में रेंग रहा हो, धीमे धीमे उसे अपने पास खींचता हुआ। लेकिन तभी उसके कानों में किसी स्त्री की चीख गूंजी, मत मानना, वो छलिया है। जैसे उसने मुझे मारा वैसे तुझे भी बर्बाद करेगा। ये चंद्रप्रभा की आत्मा थी और उसी क्षण नयना का चेहरा दो भागों में बंट गया। एक आंख लाल, दूसरी भूरी, एक ओर खून की प्यास, दूसरी ओर मानव चेतना। अब युद्ध शुरू हो चुका था नयना के भीतर। भृगु बनाम चंद्रप्रभा। रात का तीसरा प्रहर था। हवेली के बाहर झिंगुरों की आवाज भी मानो डर के मारे बंद हो चुकी थी। भीतर नयना अब अपनी पहचान से जूझ रही थी। वह स्त्री जो कल तक कॉलेज में किताबें पढ़ती थी, आज एक शापित रक्त पिशाचिनी बनने की कगार पर खड़ी थी। भृगु की बातों ने उसके भीतर की गहराइयों में कुछ ऐसा जगह दिया था जिसे वह खुद समझ नहीं पा रही थी। एक भूख, एक प्यास जो रूह से नहीं खून से बुझती थी। उसके दांतों में हल्की सी जलन थी। उंगलियों के नाखून बढ़कर पंजों जैसे हो रहे थे। आईने में उसकी छाया धुंधली पड़ रही थी, पर वो सबसे ज्यादा डरी अपनी आंखों से थी। एक आंख में अब इंसानी मासूमियत नहीं बल्कि लाल लपटें जल रही थीं। उसी समय हवेली के मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। नयना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आया हूँ। ये आदित्य था, उसका दोस्त, जिसने नयना को इस वीरान जगह में जाते देखा था और अनहोनी का आभास होते ही पीछे पीछे चला आया। नयना का दिल धड़क उठा। वो उसकी ओर दौड़ पड़ी, पर ये दौड़ प्रेम की नहीं, अब एक भूखे शिकारी की दौड़ थी। जब उसने आदित्य को देखा, उसका चेहरा सुनहरा लग रहा था, पर गले में बहती नसें उसके लिए अब आमंत्रण थीं। आदित्य, तुम नहीं जानते, मुझे छोड़ दो, नयना कांपते हुए बोली, पर उसके होठों के कोनों से दो नुकीले दांत बाहर झांकने लगे। पर आदित्य ने उसके डर को देखा नहीं। वो तो उसकी आंखों में प्यार ढूंढने आया था। नयना, तुम जैसी भी हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और यहीं भृगु की आवाज फिर गूंजी, अब उसे छक और अपने भीतर की देवी को जन्म दे, रक्त वधू बन। नयना का शरीर कांपा, आंखों में खून उतर आया और अगले ही पल उसने आदित्य की गर्दन को जकड़ लिया। नहीं, वो चीखी, लेकिन उसके भीतर की दूसरी सत्ता अब हावी थी। उसने आदित्य के कंधे में दांत गड़ा दिए। गर्म खून की धार उसके होंठों से टकराई और एक अजीब सुख की लहर उसके रगों में दौड़ गई। जैसे ही रक्त की पहली बूंद उसके अंदर पहुंची, उसकी पीठ से दो काले चमगादड़ी पंख हो गए। आंखें जल उठीं, बाल हवा में उड़ने लगे। हवेली के कोने कोने में दरारें पड़ गईं, दीवारों से खून रिसने लगा और भृगु ने ताली बजाते हुए कहा, अब जन्म हुआ है मेरी रक्त वधू का, स्वागत करो अंधकार की महारानी का। लेकिन तभी नयना ने अचानक खुद को आदित्य से अलग कर लिया और जोर से चीखी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, खून में भीगी आत्मा की चीख। मैं तुम्हारी नहीं हूं भृगु, मैंने खून पिया, पर मैं राक्षसी नहीं, मैं इंसान भी हूं। उसके इस विद्रोह से हवेली थर्रा उठी।
भृगु का चेहरा एक क्षण को काला पड़ गया। उसने फुफकारते हुए कहा, युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब तुझे अपना हर रिश्ता खोना होगा और अंत में या तू मेरी बनेगी या भस्म हो जाएगी। नयना का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था। आदित्य को खून पीने के बाद उसके भीतर का इंसान और पिशाच दोनों एक साथ संघर्ष कर रहे थे। लेकिन इस युद्ध में एक चीज स्पष्ट थी, भृगु का शाप। उसकी आत्मा अब बुरी तरह उलझ चुकी थी और यदि उसे मुक्ति पानी थी तो कुछ और करना होगा। मुझे आदित्य को बचाना है, नयना ने स्वयं से कहा। उसके दिल में वह पुरानी नयना फिर से जाग उठी थी, जिसने कभी इंसानियत का आदर्श रखा था और अब वह इस शापित अंधकार से मुक्ति पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वह हवेली से बाहर निकल आई और जंगल की ओर बढ़ी, जहां उसे तांत्रिक के बारे में सुना था। लोग कहते थे कि वो आदमी एक साधारण तांत्रिक नहीं, बल्कि पिशाच शिकारी था, जो सैकड़ों सालों से शापित आत्माओं और पिशाचों का संहार करता आ रहा था। रात के अंधेरे में नयना ने जंगल के अंदर स्थित उस रहस्यमयी झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाए। हल्की सी हवा चलने लगी और हवा में अजीब सी महक भी थी। उसकी धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि कहीं न कहीं यह जंगल भी अपने भीतर एक काला रहस्य समेटे हुए है। वह झोपड़ी के पास पहुंची तो अंदर से एक धीमी आवाज आई, तुम आ गई हो नयना। नयना चौंकी और फिर देखा एक बूढ़ा तांत्रिक जो सफेद चादर पहने बैठा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी शांति थी। तुम मुझे कैसे पहचानते हो? नयना ने घबरा कर पूछा। मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारी आत्मा में लड़ाई का आगाज देखा है। तुम उस पिशाच के जाल में फंसी हो जिसे भृगु कहते हैं। वह तांत्रिक धीरे से बोला, फिर कुछ मंत्र जाप करने लगा। तुम्हारी मदद के लिए मुझे एक शर्त चाहिए। नयना ने हैरान होकर पूछा, क्या शर्त? तांत्रिक मुस्कुराया और कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को समर्पित करना होगा उस पिशाच के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन युद्ध में तुम्हें न सिर्फ भृगु को हराना होगा, बल्कि अपनी आत्मा के हर एक हिस्से को भी वापस पाना होगा। अगर तुमने युद्ध हार लिया तो तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नयना का दिल कांप उठा। मैं तैयार हूं, उसने दृढ़ता से कहा। मैं जो भी करूंगी आदित्य को बचाने के लिए करूंगी। तांत्रिक ने उसकी ओर देखा और फिर कुछ जड़ी बूटियां जलाकर एक घेरा बनाया। यह जादू तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन याद रखो तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे अंदर चंद्र प्रभा की शक्ति भी है, तुम्हें उसका साहस चाहिए। नयना ने गहरी सांस ली और तांत्रिक की मदद से अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की। वह महसूस करने लगी जैसे उसकी आत्मा में एक पुरानी शक्ति जाग रही हो, वो शक्ति जो चंद्र प्रभा के बलिदान से मिली थी। जैसे जैसे तांत्रिक मंत्रों का जाप करता, नयना के शरीर में हलचल होने लगी। अचानक जंगल की हवा में एक फुफकार गूंज उठी और नयना की पीठ में जलन होने लगी। जैसे ही उसने पलटकर देखा, सामने एक शिकारी खड़ा था, पूरी तरह से काले कपड़े पहने, हाथ में एक लंबी तीर की छड़ी लिए। उसकी आंखों में शिकार की ललक थी। तुम कौन हो? नयना ने हैरान होकर पूछा। मैं पिशाच शिकारी शेषनाथ हूँ, उसने कहा, और मैं तुमसे पहले तुम्हारे उस शिकार को पकड़ने आ चुका हूँ जिस पर तुम निर्भर हो। नयना का दिल धड़क उठा। क्या तुम भृगु से भी लड़ने वाले हो? शेषनाथ ने कठोर स्वर में कहा। मैं केवल पिशाचों से लड़ता हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ आओ। भृगु और उसके जैसे प्राणियों को नष्ट करना ही मेरा जीवन का उद्देश्य है। तो फिर हमें साथ में ही चलना होगा, नयना ने साहसिक रूप से कहा। अगर हम चाहते हैं कि आदित्य को बचाया जाए, तो हमें भृगु से पहले उसका सामना करना होगा। घना जंगल अब नयना और शेषनाथ की यात्रा का साक्षी बन चुका था। दोनों की चाल तेज थी, पर हर कदम पर भृगु की छाया गहराती जा रही थी। हवा में अब सिर्फ भय नहीं, बल्कि काला जादू घुल चुका था। तांत्रिक की दी हुई ताबीज नयना के गले में झूल रही थी, जो अब गर्म होने लगी थी। संकेत था कि भृगु अब दूर नहीं। हम उसके अड्डे के पास पहुंच चुके हैं, शेषनाथ ने फुसफुसाते हुए कहा। पर ध्यान रहे, भृगु सिर्फ पिशाच नहीं, एक आग्नितांत्रिक भी है। वो हवा में जहर घोल सकता है और आग को जीवित बना सकता है। नयना ने गहरी सांस ली। मैं अब डरती नहीं। मैंने उसका खून चखा है और अब मैं जानती हूँ मेरे अंदर भी वही शक्ति बह रही है, पर मैं उसका इस्तेमाल न्याय के लिए करूंगी। दोनों एक पुरानी गुफा के मुहाने पर पहुंचे।
जिसके द्वार पर काले पत्थर के पिशाचों की मूर्तियां थीं, आंखों से रक्त टपकता हुआ। यह भृगु का गढ़ था, जहां से वो सदियों से मासूमों की आत्माएं पीता आ रहा था। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही नयना को धुएं और सड़ी आत्माओं की बदबू ने घेर लिया। जैसे ही वह आगे बढ़ी, भृगु की गूंजती आवाज आई, तो आखिर तुम वापस आ गई मेरी रक्तवधू। नयना ने क्रोध से कहा, मैं तेरी दासी नहीं, तेरी मौत बनकर आई हूं। भृगु सामने प्रकट हुआ, अब पहले से ज्यादा विकराल। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसके चारों ओर अग्नि के गोले नाच रहे थे। अगर तुझे मेरी नहीं बनना तो आज तू राख बन जाएगी। शेषनाथ आगे बढ़ा और अपनी छड़ी को जमीन पर मारा। भृगु, तेरा अंत आज लिखा जाएगा। नयना अब तेरी गुलाम नहीं, वो चंद्रप्रभा की उत्तराधिकारी है। भृगु ने अट्टहास किया और एक आग का भंवर उनकी ओर भेजा। शेषनाथ ने एक मंत्र पढ़ते हुए तीर छोड़ा, जो उस भंवर को चीरता हुआ सीधा भृगु की छाती तक जा पहुंचा। लेकिन भृगु हंस पड़ा, मुझे मारने के लिए सिर्फ अस्त्र नहीं, आत्मा की शक्ति चाहिए। नयना ने आंखें बंद कीं और भीतर की पिशाचिनी और देवी दोनों को एक साथ बुलाया। उसकी आंखें नीली और लाल दोनों हो गईं। बाल हवा में उड़ने लगे। अब देख भृगु, जिस रक्त से तू जीता था वही आज तुझे डुबो देगा। उसने अपने हाथ फैलाए और उसकी हथेली से एक नीली ज्वाला निकली, ठंडी पर प्रचंड। वह ज्वाला भृगु की अग्नि से टकराई और जैसे ही दोनों शक्तियां भिड़ी, गुफा कांप उठी। आसपास की मूर्तियां पिघलने लगीं और धरती चीख उठी। एक विस्फोट हुआ और धूल में सब कुछ ढंक गया। जब धुआं छंटा, भृगु जमीन पर पड़ा था, घायल, अधजला, पर मुस्कुराता हुआ। तुमने मेरी शक्ति को तो रोका, पर मेरे जैसे कई और हैं रक्तवधू, तुम अकेली नहीं लड़ सकती। शेषनाथ ने आगे बढ़कर उसका सिर अपने अस्त्र से काट दिया। पर अब तू नहीं बचेगा। नयना घुटनों के बल गिर गई, थकी हुई पर शांत। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। वह जीवित थी और स्वतंत्र। नयना ने मां को आजाद किया, भृगु का अंत कर दिया और खुद को अंधेरे से निकालकर रोशनी की रक्षक बना लिया। एक पिशाचिनी नहीं, अब वो एक संरक्षिका देवी थी। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।